हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे थे बूढ़ी काकी, इस पार्ट को देख रहे थे। प्रश्न इसके समझा दे रही थी मैं आपको। तो हमने यहाँ तक देखा था कि बूढ़ी काकी के पास में उनकी लाडली जो बुद्धराम की छोटी बेटी थी, वो दोनों भाइयों से भाई लड़ते थे, तो इस वजह से वहाँ पर आकर बैठी और दोनों भाइयों के उसको खाने के लिए तकलीफ़ देते थे, तो दादी के पास में आकर बैठ गई। और उसका रक्षागार कौन था? सिर्फ बूढ़ी काकी उसकी रक्षागार थी। अब आगे देखेंगे। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। क्या कर रहे थे? अब घर में बेटे की सगाई था, तिलक आया हुआ था। उस समय पे क्या कर रहे थे? सारे गांव के लोग उनके घर पे आ रहे थे और आने के बाद में बैठे और बैठने बाद में जो गीत मंडली गाना गा रही थी वो गाना सुन रहे थे। चार पाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों के अंदर। गाना सुनना नहीं सुनना उनके बराबरी में था, उदासीन रहना। वे इस गौर मंडल में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। बड़े थे, नवयुवक थे, पढ़े लिखे थे, बाहर से आए हुए थे, तो उनको इन लोगों के साथ में रहना पसंद नहीं था। इनके साथ में बोलना चलना भी पसंद नहीं था। वो अपनी प्रतिष्ठा को धक्का नहीं लगना चाहिए, इस हिसाब से वो अलग से बैठे हुए थे। उनको इनकी बातें किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी। आगे देखेंगे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह वही उत्सव था। तिलक आना, जब सगाई होती है तो लड़की वाले लड़के को देने के हिसाब से कुछ सामान लेकर आते हैं और रिश्ता पक्का ऐसा बोलने के लिए आते हैं। उस समय पे उनको कहते हैं तिलक आना। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। घर के अंदर गांव की स्त्री आई हुई थी, वो गीत गा रही थी और वो उनकी जो पत्नी थी बुद्धिराम की, वो क्या कर रही थी? आए मेहमानों के स्वागत की तैयारी कर रही थी। उनके अंदर व्यस्त थी भोजन वगैरह के हिसाब से। ठीक है, मेहमानों के लिए भोजन में प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाहा चढ़ रहे थे। कड़ाहा सब्जियां, तेल, पूरी बनाने के हिसाब से सामान डाला हो। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। तरकारी यानी सब्जी। ठीक है, घी और मसाले की क्षुधापूर्वक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। क्योंकि ज़्यादा प्रमाण में हम सब्जियां बनाते हैं, उसका मसाले का सुगंध का चारों ओर ज़्यादा से ज़्यादा फैलती है। तो सब जगह पे सुगंध आ रही थी। खाना पकने का तेल चढ़ा हुआ था, तेल की सुगंध आ रही थी। कढ़ी और घी चढ़ा हुआ था, घी की सुगंध आ रही थी। इस प्रकार से सब बातें उनके यहाँ हो रही थी। क्योंकि तिलक के लिए जो लोग आए थे और गाँव के लोगों को उन्होंने खाना खाने के लिए बोला था, इस प्रकार से उनका खाने का तैयारी चल रही थी। ठीक है, बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शौक में विचार की भांति बैठी हुई थी। बूढ़ी काकी क्या करेगी? वो उसको बाहर आना मना था। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी। सिर्फ यह स्वाद, मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रहा था। मिश्रित सुगंध, मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, जो भी सुगंध आ रहा था मिश्रित, यह सुगंध उसको ऐसा लग रहा था काय का सुगंध आ रहा है, मैं कब खाने को मुझे मिलेगा। इस प्रकार से वह सुगंध के लिए बेचैन हो गई थी। आहा, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों के लाले पड़े तो तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपूर पुड़िया मिले। देखो क्या कह रही है वो, क्योंकि उसको पूरा खाना ढंग से नहीं मिलता था। तो क्या बोल रही है कि जब मुझे खाना ही ढंग से नहीं मिलता है, रोज़ रोटी खाने के लिए मुझे तकलीफ़ देते हैं, रोटी तक मुझे पेट भर के देते नहीं है, तो अब मुझे पुड़िया कौन देने वाला है? तरस रही थी वो खाने के लिए, क्योंकि घर वाले लोग उसके अपोज में थे, उसके प्रतिकूल नहीं थे। वो तरस रही थी खाने के लिए कि मुझे आज क्या खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक से उठने लगी। हुक से उठना, ये एक वाक्य में प्रयोग करना आता है। परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। क्या किया उन्होंने कि अब जाना तो था, खाना तो था, लेकिन बहू के डर के वजह से वापस चुपचाप हो गई, कुछ बोल नहीं पाई। फूल हम घर में भी सूंघ सकते, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। अब देखो, उसको क्या लग रहा था, आज तो बड़ा वाटिका खुल गया है, बड़े वाटिका में कितने भी फूल को तोड़े और खाए तो मालूम पड़ने वाला नहीं है। और उसे सब्र नहीं हुआ। बुढ़ापा और बचपना बेसब्री का होता है। उसे सब्र नहीं हुआ
उसने क्या सोचा, चलो कुछ किसी की नज़र चुकाए, जाना और कढ़ाई के पास में देखना क्या क्या बन रहा है और कुछ खा लेना उसमें से लेकर। इस प्रकार से वो वहाँ पर गई, वहाँ तक चली गई। कैसे जा रही थी वो? उसको उठना चलना होता नहीं था। पलंग पे से घसीटते घसीटते नीचे उतरी और नीचे से उतर कर घसीटते घसीटते जहाँ पर खाना पक रहा था उस कढ़ा के पास आकर देखने लगी। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी। उद्विग्न होना, बहुत बिजी होना, बहुत परिश्रम के अंदर रहना। वो कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है? जरा ढोल मदिरा उतार दो। क्या बोल रही वो? जब तक तुम बजाते रहोगे थोड़ी देर लगेगी, तब तक खाना बन जाएगा। अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है? जरा ढोल मदिरा उतार दो। बेचारी अकेली से दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। बोल नहीं सकती थी। किसको बोले? घर का कार्य है, करना जरूरी है, और किसी के ऊपर गर्म होना भी वाजिब नहीं है, क्योंकि प्रसंग कौन सा था? सगाई का प्रसंग था। मेहमान लोग आए हुए थे, गर्म होंगे तो हमारा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इतना काम करने के बाद में भी वो चुपचाप थी। भय होता, कई पड़ोसियों ने यह ना कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झेले। देखो, प्यास भी लगी हुई थी पर पानी भी पीने को नहीं मिल रहा था, और गर्मी भी इतनी हो रही थी कि 2 मिनट पंखे में जाके खड़े हो जाए या थोड़ा सा हवा ले करके, क्योंकि बिजी उतनी थी, अकेले को सारा काम करना था। ठीक है, समझ में आ रहा? यह भी खटका था, जरा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। अब उसको ये भी डर था कि यहाँ से मैं जरा सी भी इधर उधर सरक गई तो ये लोग काम करने वाले क्या करेंगे? सब धिंगाना कर देंगे, काय में कुछ डालकर आधा सामान जेब में डालकर लेकर चले जाएंगे। इस ढंग से, इस डर से भी वो कुछ सरक नहीं रही थी। आया समझ में? लूट मची हुई थी। इस अवस्था में बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखकर तो जल गई। बाप रे, अब क्या हो गया? इतने में क्या हो गया कि बूढ़ी काकी कहाँ गई थी? कढ़ाई के पास में आ गई थी। अब किसके ऊपर गुस्सा निकाले? तो काकी के ऊपर गुस्सा जरूर निकलने वाला ही था। काकी को देखी और चिल्लाने लगी जोर से। क्रोध नहीं रुका। बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटकर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? देखो क्या बोल रही वो। हाँ, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के सब लोग खाना खाने लगेंगे तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में न पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। देखो, सारी बातें बूढ़ी काकी से कर रही थी। क्या कर रही थी? कि तुम कोई भगवान नहीं हो कि तुमको पहले भोग लगाया जाए। ऐसी थी तैसी कैसे तुम्हारे पेट में आग लग गई है? थोड़ी देर भी तुम धीर नहीं रख सकती हो क्या? और क्या कहने लगी कि तुम अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया, पर तुमको कैसा मिलेगा? छाती पर आकर बैठ गई। चल जा कमरे में और वहीं जाके बैठो। ऐसे अपने काकी को डांट रही थी। आया समझ में? यहाँ तक आज समझाया, थोड़ा सा कल और ले लेंगे हम। ठीक है, पाठ को पढ़ना है आपको अच्छे से।